आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अभी बताऊंगी मैं वो डिस्लेक्सिया वाली बात में जो आपको दिक्कत है ना, अभी उस पर चर्चा करेंगे। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री एज अ 7 years old इज स्टोर्ड इन। यानी ये जानकारियां किस स्मृति में, किस तरह की मेमोरी में, मेमोरी से कभी क्वेश्चन आते नहीं थे सीटेट में, लेकिन ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके लिए आप पूरा मेमोरी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे सीटेट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे राइडिंग अ बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं, तो आप अगर एक हफ्ते बाद, एक साल बाद भी चलाएंगे तो आपको पता होगा भैया स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, फिर क्लच और जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ते हैं साथ में धीरे धीरे। तो ये क्या है, प्रोसीजर है। कहाँ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, खत्म नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाओगे अचानक से, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, अगर आप बच्चे थे जब 7 साल के और आपने कभी पेड़ चढ़ा है तो आपको अभी भी वो पता होगा कि कैसे चढ़ा था, एक्सपीरियंस, उसका अनुभव क्या था। फोल्डिंग अ लॉन्ड्री, जब आप कपड़े तय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, दीर्घकालिक। ये आप भूलते नहीं है, ये यादें हैं आपकी 7 साल की उम्र से। सेंसरी मेमोरी ज्यादा देर कुछ होल्ड नहीं कर पाती, और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी कुछ 20 सेकंड तक, 20-30 सेकंड तक, और +-7 आइटम्स, यानी 7 से 9 आइटम को होल्ड कर पाती है। जैसे आप नंबर किसी का फटाफट से रट लेते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म में होता है, और फिर भूल जाते हैं जैसे आप कहीं और लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। जी मैम मैं इस टाइम स्कूटी चला रही हूँ, प्रियंका गिर मत जाना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर्स इज नॉट करेक्ट। बच्चों की गलतियों को समझने के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करती है, यानी बच्चों को लेबल कर दोगे उनकी गलतियों के बेसिस पे, तो गलतियां तो सबसे होती है, यही गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात सही है, आपको पता लग जाएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है उसकी गलतियों से। सी ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात जो है वो सही है कि बच्चों की गलतियों को समझने से आप अर्थपूर्ण ढंग से उनको समझा पाएंगे, विच इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पर, इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, ऐसे इंसाइट मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन ही सही है कि इससे आप लेबल कर पाएंगे बच्चों को, फर्स्ट सेकंड रैंक कर पाएंगे, वो गलत है, बच्चे की गलतियां नेचुरल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, Which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves? यानी किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। यानी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा लग रहा है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, मुझे कोई किताब पढ़ के अच्छा लग रहा है मनोविज्ञान की, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, ठीक है ना अनुष्का। तो उस केस में ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई शाबाश नहीं कहने आएगा, बट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मीन्स टू एन एंड नहीं है, अपने आप में मीन्स एंड एंड दोनों है। यानी वो जो टास्क है लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सीखने में मजा आ रहा है, आप इसलिए सीख रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही बैठेगा ही नहीं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती हैं, हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग, यानी उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुम बेटा कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, तो बच्चा भी अपने आप में विश्वास करने लगता है। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोरिलेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ऐसा नहीं है। सोल डिटर्मिनेंट है, ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र यही है, बट हाँ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है टीचर की एक्सपेक्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित कक्ष, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस तो एनकरेज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं, प्रमोटिंग कंपटीशन जी नहीं, एकमात्र सही उत्तर प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब जहां बच्चे सेंटर में हैं, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना कि वो कैसा कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा सेंटर में है, यहाँ बच्चे की भलाई की बात हुई है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आपके कुछ 2-3 डाउट हैं आज के सेशन में, वो मैं क्लियर कर दूंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या प्रपोज करती है, यानी क्या प्रस्तावित करती है,
ये पूछा है, फटाफट से बताएंगे। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना, कि कम कर दो कंटेंट को, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, हाँ ये भी ठीक है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, ये कैसे ठीक हो सकता है। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात ठीक लग रही है। तो सेकंड और फोर्थ हमें ठीक लग रहा है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु की कटौती हमने एज सच नहीं पढ़ा है, एनईपी हम कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड और फोर्थ सही है कि एक तो पाठ्यचर्या जो है वो फ्लेक्सिबल हो, अलग अलग बच्चों के हिसाब से बने, दूसरा विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, जिसपे वो डिफरेंट तरीके से अपना इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप कर सकें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक शेयर करके कॉमेंट करके बता सकते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने ठीक हुए। अब किसी को ना वो डिस्लेक्सिया वाले क्वेश्चन में डाउट था, वो समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बच्चा बी को डी लिखता है, 61 को 16 लिखता है। जब ये रिवर्स का केस आए ना, डिस्ग्राफिया, जितने भी लोग कह रहे हैं डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की राइटिंग ना पढ़ नहीं पाओगे आप, वो एलिजिबल लिखता है ना, लेजिबल नहीं होती, वो पढ़ने योग्य नहीं होती राइटिंग, ठीक है ना। क्या लिखता है, एलिजिबल लिखता है, उसकी राइटिंग लेजिबल है, पढ़ने योग्य नहीं होती, ठीक। पहली तो बात हुई है। दूसरी, जब रिवर्स की बात होगी, मान लीजिए आप पढ़ते गलत हैं, अगर आपने बी को डी नहीं पढ़ा होता तो आप बी को डी लिख कैसे देते, इसका मतलब आपने पढ़ा गलत था फिर लिखा गलत है। भाई LSRW में जो सही सीक्वेंस है वो यही होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो पहले आपने पढ़ा गलत था तभी आपने सही लिखा, आपने पढ़ा ही नहीं होता आप कुछ लिख ही नहीं पाते, ठीक। अगर आपने 61 को 16 नहीं पढ़ा होता तो आप 16 को 61 नहीं लिख पाते। इसका मतलब पढ़ा गलत, जो बच्चा पढ़ेगा गलत, जिसने रीडिंग गलत की होगी या रिवर्स की होगी, जिसके ब्रेन में लेटर्स रिवर्स होकर के चलते हैं प्रोसेसिंग, वो लिखेगा भी गलत। तो ये डिस्लेक्सिया में ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आती हैं टाइम्स, कि अगर आपने पढ़ा गलत है तो रीड अगर गलत किया है तो फिर राइट भी आप गलत करेंगे। इसलिए इस केस में दोनों चीजें आ जाती हैं डिस्लेक्सिया में, अगर ऐसा केस बनता है तो। रिवर्स वाला केस कभी भी डिस्ग्राफिया में नहीं बनेगा, एंड डिस्ग्राफिया में आप राइटिंग पढ़ नहीं पाएंगे, लिखने में दिक्कत है और 70 तरह की समस्याएं होंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि बी को डी डिस्ग्राफिया में आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अगर डिस्लेक्सिया होता ही नहीं तब एक बार को आप सोच भी सकते थे, तब भी ऐसा खैर होता नहीं है। रिवर्स ऑर्डर की बात जब होती है तो डिस्लेक्सिया में होती है, और जब आपकी रीडिंग खराब है तो आप लिखेंगे भी गलत। तो डिस्लेक्सिया में एट टाइम्स राइटिंग को भी शामिल कर लिया जाता है, उस ये एक स्पेसिफिक केस है, एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, समझने वाली बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। किसी को 14 क्वेश्चन में दिक्कत थी और किसी को 19वें में, आई थिंक सो, जितना मुझे याद